गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका माइक ऑफ है शायद। नहीं बेटा, मेरा माइक तो ऑन है। फिर सर जहाँ पर आपका पिक्चर दिख रहा है वहां पर कोने में ऐसा माइक ऑफ करके सही ना। हाँ बेटा, वो दूसरा डिवाइस है, उसका माइक ऑफ है। जिस पर पढ़ा रहा हूँ उसका माइक ऑफ है ना। चलो, मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी तनी हुई डोरी में कौन कौन से कंपन होते हैं। सबसे पहले बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की थी। उसमें आपको बताया कि अगर डोरी में एक लूप बनता है तो फ्रीक्वेंसी ये वाली आती है। उसके बाद था फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में आपको बताया था अगर दो लूप बनते हैं ना, दो लूप, तो फ्रीक्वेंसी हमारी ये आती है। ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, इसलिए इसे सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कि अगर डोरी में तीन लूप बनते हैं तो फ्रीक्वेंसी ये आएगी। बच्चों ये सेकंड ओवरटोन है, लेकिन चूंकि यह मूल आवृत्ति का 3 गुना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है, इसलिए इसे थर्ड हार्मोनिक भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर प्रथम अधिस्वरक द्वितीय सन्नादी होता है, द्वितीय अधिस्वरक तृतीय सन्नादी होता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होता है, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1 हार्मोनिक। हिंदी में हम लिखेंगे
nth अधिस्वरक इज इक्वल टू n+1 सन्नादि। ये लिख लो। एक बात और लिखनी है कि तनी हुई डोरी में सम और विषम दोनों सन्नादि बनते हैं, है ना। देखो इसमें सेकंड हार्मोनिक भी बन रहा है, थर्ड हार्मोनिक भी बन रहा है, तो इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक बनते हैं। सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि पाए जाते हैं, ये लिख लो आप। डन सर। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन करते हैं कुछ। बच्चों, एक तनी हुई डोरी में वाइब्रेशन कराए हमने, और जो अप्रगामी तरंग बनी, जो स्टैंडिंग वेव बनी, उसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। 5 sin 2 pi x डिवाइडेड बाय 3 cos 20 pi t। लिख लेना। एक तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज दिस। बच्चों, यहाँ पर x और y दोनों सेंटीमीटर में है, और जो टाइम है वो सेकंड में है। तो आपको बताना है दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होगी। आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट नोड्स। हाँ बेटा, राहुल का आंसर है 1.5 सेंटीमीटर। बाकी लोग बताएं।
तो क्रमागत निस्बंदों के बीच की दूरी। ओए बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? नींद खोलो, चलो जवाब दो, इजी क्वेश्चन है। दुर्गेश 1.4, भावना 1.5। देखो मैंने कल ही आपको इक्वेशन जब बताया था तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था ना, y बराबर होता है बेटा a साइन kx cos ओमेगा t। अगर हम इस समीकरण की तुलना क्वेश्चन में दिए गए इक्वेशन से करेंगे तो हमारा k आ जाएगा 2π/3। और आपको याद होगा जो k होता है वो 2π/λ होता है, और इस क्वेश्चन में वो 2π/3 के बराबर है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं बेटा? हम इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन से करेंगे तो k आएगा 2π/3, ये आएगा k, और k जो होता है वो 2π/λ होता है। तो इसका मतलब लैम्बडा हमारा 3 सेंटीमीटर आया। लेकिन आपको हमने बताया था ना, दो निस्बंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है बेटा। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स λ/2 होता है। तो हमारा आंसर 1.5 आएगा। इसलिए इन बच्चों का, राहुल का, भावना का, डीके का आंसर सही है। अगला प्रश्न, बच्चों एक सोनोमीटर वायर है। सोनोमीटर बता दूं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तनी हुई डोरी में कंपन के आधार पर काम करता है ना। सोनोमीटर में चलो एक छोटा सा आइडिया देते हैं आपको, क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सोनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों एक लकड़ी का बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है ऐसा। लकड़ी के बॉक्स में यहाँ पर एक सपोर्ट होता है और फिर यहाँ पर एक तार होता है, वायर। यहाँ पर एक पुली होती है, तार इस पुली से होकर गुजरता है और उसके निचले सिरे पर एक भार लगा देते हैं हम। वेट लगा देते हैं बेटा, वेट। तो यहाँ पर एक वेट लटका देते हैं। इस वेट को हम चेंज भी कर सकते हैं, हैंगर वगैरह की सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अभी उससे कोई मतलब नहीं है। ये एम मास है बच्चों। इस एम मास की वजह से डोरी में एक तनाव आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दो सपोर्ट लगे हुए होते हैं इस तरह के। जब हम एक स्वरित्र को, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराकर बॉक्स पर रखते हैं तो इसके वाइब्रेशन से ये तार भी वाइब्रेट करने लगता है बेटा, और इस तार में इस तरह से अप्रगामी तरंगे बन जाती हैं। इस तरह से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम स्वरित्र को, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराकर बॉक्स पर रखते हैं तो बॉक्स के वाइब्रेशन से ये तार भी वाइब्रेट करने लगता है। बच्चों तार में हम इन दोनों दृढ़ आधारों के बीच की दूरी नाप लेते हैं।
हम जानते हैं ये L जो होगा ये λ/2 के बराबर होगा, तो यहां से हम लैम्बडा निकाल लेते हैं 2L और फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं V/λ। तो V/λ की में लैम्बडा 2L रख देंगे और वेलोसिटी √T/μ रख देंगे और T हमारा mg आ जाएगा। T कितना आएगा बेटा? mg। m ये वाला भार है ना। तो इस प्रकार हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं। हमारे सोनोमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। हमने जो ट्यूनिंग फोर्क काम में लिया ना बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एम हमें पता है, देखो एम हमें पता है, तार का म्यू हमें पता है, लेंथ हम यहाँ से नाप लेंगे और एफ आ जाएगा। तो ये सोनोमीटर कॉपी कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम। हेलो सर। हाँ बेटा पूछो। सर यहाँ लेमडा 2L क्यों ले रहे हैं सर? λ/2 बेटा ये जो दोनों दृढ़ आधारों के बीच की दूरी है ना, देखो हम ये तो जानते हैं जहां भी हम सपोर्ट लगाएंगे उस सपोर्ट की जगह नोड बनेगा। एक नोड ये बना, दूसरा नोड ये बना, और याद करो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। अरे यहाँ पर L है ना, तार की लंबाई नहीं है, आप गलत मत समझना। यहाँ L पूरे तार की लंबाई नहीं है, यहाँ L जो है वो दो निस्पंदों के बीच की दूरी है, दो नोड के बीच की दूरी है, वो हमेशा λ/2 होता है। तो λ/2 बराबर L हो गया, तो λ बराबर 2L हो गया। बेटा गलती मत करो, यहाँ पर L जो है वो पूरे वायर की लेंथ नहीं है, पूरे वायर की लेंथ तो इतनी है। हमने L लिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स, ये दो सपोर्ट है ना वेज, हाँ उनके बीच की दूरी है। समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। हाँ पूरे तार की लंबाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेलो सर। हाँ बेटा पूछो। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। ये हाँ जो सर पूछो। एम द्रव्यमान का जो आप लटकाए हैं सर, ये हाँ कितना भारी होगा सर? बेटा अगर तुम प्रैक्टिकल वैल्यू पूछना चाह रहे तो ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो के आसपास होते हैं लगभग, ठीक है। यस सर। बाकी क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, पर ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो ये लगभग इतने वेट होते हैं। यस सर। ये हम लोगों ने तो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है लैब में, हमारे टाइम में बेटा सब कुछ होता था, ये एक्सपेरिमेंट हमने खूब किया है लैब में। हेलो सर। तो हाँ पूछो बेटा। सर इस सोनोमीटर का फंक्शन एक बार और बताइए ना। बेटा सोनोमीटर में क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, लकड़ी के बॉक्स पर ऊपर एक तार लगा हुआ होता है, वो वायर एक पुली से जाता है, पुली के नीचे जाता है, फिर वहां पर एक वेट लटका देते हैं। और मैंने कहा ना, मैंने तो एक सिंगल वेट दिया है, लेकिन यहाँ पर एक हैंगर होता है बेटा, उस हैंगर में हम अलग अलग वेट बदल सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट मैंने अभी नहीं दिखाया। ये दो सपोर्ट होते हैं बेटा, ये है ना बीच में दो गुटके टाइप होते हैं लकड़ी के, वो लकड़ी के गुटके हम बीच में घुसा देते हैं ताकि यहाँ पर दोनों जगह नोड बन जाए, नोड मतलब निस्पंद बन जाए, दो निस्पंद बन जाए। अब हम क्या करते हैं, हम एक स्वरित्र लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क, और उस ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड पर मारकर और इस बॉक्स पर रख देते हैं। बेटा जब ट्यूनिंग फोर्क को बॉक्स पर रखते हैं तो उससे पूरा बॉक्स वाइब्रेट करता है, और बॉक्स के वाइब्रेट करने से तार वाइब्रेट करता है, ये वाला वायर जो ऊपर लगा हुआ है। जब ये वायर वाइब्रेट करेगा तो इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी, अप्रगामी तरंगे बनेगी। अच्छा सुनो, हमेशा अप्रगामी तरंगे नहीं बनती, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों सपोर्ट हमने लगाए हैं ना, इनको थोड़ा सा लेफ्ट राइट खिसकाना पड़ता है। और ये पता कैसे लगता है कि तरंगे बन गई, अप्रगामी तरंगे बन गई, ये पता कैसे लगता है बताओ, कोई बताएगा? हमें है ना तार वाइब्रेट करता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड ये वाला जो आयाम है बहुत कम होता है, इसलिए हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते ढंग से। तो क्या करते हैं, इस तार पर है ना कागज का टुकड़ा रख देते हैं ऐसे,
जब वो कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाए ना तो समझ जाओ कि तार वाइब्रेट करने लग गया और उसमें तरंगे बन गई, स्टैंडिंग वेव बन गई। तो बच्चों जब स्टैंडिंग वेव बन जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी नाप लो, एल आ जाएगा और एल की वैल्यू यहां रख दो तो एफ आ जाएगा। अब ये एफ किसका आया? वैसे तो हम जानते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, ये जो आवृत्ति आई है, ये हमारे तार की आवृत्ति है, पर एक्चुअल में तार की आवृत्ति ही तो स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर है बेटा। वायर की फ्रीक्वेंसी ही तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो इस तरह से हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं, स्वरित्र की आवृत्ति का पता लगा सकते हैं। बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। यस सर। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट तो हमने सीख लिया, अब इस पर क्वेश्चन कर लो। फिर पता है इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे करते हैं? यहां पर हम हैंगर लगा हुआ होता है ना, हैंगर में हम एम बदलते हैं। जब एम बदलेंगे तो एल भी चेंज हो जाएगा ऊपर। तो बार बार एम बदलकर एल, अलग अलग एल लेते हैं, हर बार एम बदलते हैं, फिर एल भी बदलता है। एल और एम की हम बहुत सारी रीडिंग लेकर फिर बार बार ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हर बार फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, तो समझ जाओ हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो गया। इसलिए हैंगर पर वेट बदलने की सुविधा होती है बेटा। हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये जो सोनोमीटर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एन है, या एफ मान लो, एफ इसकी मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है। अब कह रहा है हमने जो तार काम में लिया है उसका रेडियस हम डबल कर दें और तार में जो तनाव है टी, इसे आधा कर दें। क्या किया बेटा? जो तार की त्रिज्या है, मोटाई, उसको तो डबल कर दिया, और तार में जो टेंशन है टी, उसे आधा कर दिया। तो अब बताओ हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? पहले एफ थी, अब कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे? सोनोमीटर में तार की मूल आवृत्ति एफ है ना? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज एफ इन सोनोमीटर। ठीक है, आगे लिखो। यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दें तथा तनाव आधा कर दें तो नई आवृत्ति कितनी हो जाएगी? मूल आवृत्ति। तार की मोटाई यानी कि त्रिज्या दुगनी कर दें तथा तनाव आधा कर दें। इंग्लिश में सुन लो, इफ रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड एंड टेंशन इज हाफ, तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताओ। आपके जवाब का वेट कर रहा हूं मैं।
तो अगली बार से मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूं, मैं खुद ही कर दूं। राहुल का जवाब अब आया है 2F। दुर्गेश का 4F। साक्षी का F/4। राहुल का 2F। प्रियंका का F/2√2। नम्रता का F/2√2। चलिए, आपको भी आंसर दिख रहे हैं, आप पढ़ लो अब। अच्छा लगा, काफी बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों, हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L√T/μ। और आपको याद होगा, मैंने आपको म्यू लिखाया था πr² इंटू रो। बहुत पहले लिखाया था मैंने एक बार, मतलब बहुत पहले से मतलब है इसी चैप्टर में शुरू में लिखाया था मैंने। म्यू जो होता है वो πr² रो होता है। इसका मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो √T/r² के प्रोपोर्शनल है। अब नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2L √। अब बच्चों, तनाव आधा कर दिया, T/2 लिख दो, और R को दुगना कर दिया तो 2R लिख दो। अब ऊपर T/2 का 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे 2 स्क्वायर है 4 √8। तो बच्चों ये बचेगा F/√8। √8 मतलब 2√2। मैं बताता हूँ किस किस का सही है। प्रियंका का सही है, नम्रता का सही है, प्रांजल का सही है। बाकी के या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है बेटा, या फिर आपने गलत कैलकुलेट किया है ना। अगले प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। एक तनी हुई डोरी में अगर हम तनाव को 69% बढ़ा दें। क्वेश्चन सुन लो। इफ टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 69%, टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 69%। एक तनी हुई डोरी में तनाव को 69% बढ़ा दिया। मेरा प्रश्न है, यदि मैं फ्रीक्वेंसी को सेम रखना चाहता हूं तो लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट और सेम, तो बच्चों हमें लेंथ को कितने % बढ़ाना होगा। परसेंटेज चेंज इन लेंथ ये निकालना है आपको। इफ F remains same, if M remains same। चरणजीत बेटा म्यूट करो। तो यदि फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है तो हमें लंबाई को कितने % बढ़ाना होगा। तनाव को हमने 69% बढ़ा दिया। ओके, अंकित का जवाब काफी जल्दी आया, 30%। बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करा रहा हूं, इनको नोट कर लेना सीरियसली। बाद में एग्जाम में इनको देख जाना, यही बहुत है। गरिमा का 30%। देखिए, मैं
करता हूं। हिमांशु, भाव्या, प्रियंका 30%। बेटा 30% सही आंसर है आपका। आप देखो कैसे करना है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/2L √T/μ होता है। अब हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है और म्यू भी सेम है, क्योंकि हमने तार को नहीं बदला। तो अगर हमने वायर चेंज नहीं किया तो म्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं अगर एफ और म्यू दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हुआ √T और बाहर पीछे L है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब √T1/L1 इक्वल होना चाहिए √T2/L2 के। अब बच्चों हमें कहा तनाव को हमने 69% बढ़ा दिया। तो पहले T1 था, अब T1 में 69% बढ़ा दिया तो 1.69 T1 हो गया। तो T2 को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो √T1/L1 बराबर √T2। T2 को लिख दो 1.69 T1/L2। बेटा √T1 कट गया तो L2 आ गया √1.69 L1। बेटा √1.69 1.3 होता है, यानी कि L2 जो आया वो आया L1 प्लस 0.3 और 0.3 30% होता है, 30 L1/100। तो बेटा कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ लंबाई में वो 30% हुआ। ये आंसर सही है। बेटा मैंने काफी फेयर कैलकुलेशन कर दी आप लोगों के लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों पहले लेंथ L1 था, अब 30% बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल क्वेश्चन है, इस बार सिर्फ कैलकुलेशन है, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कैलकुलेशन सही करनी है। बच्चों एक वायर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, उसका म्यू जो है वो 5 × 10⁻⁻⁴ है किलोग्राम पर मीटर। वायर में टेंशन है 20 न्यूटन। तो आप इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, बस कैलकुलेशन सही करनी है। मूल आवृत्ति बतानी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, मनीष और जतिंदर दोनों का आंसर आया 100। चलो बाकी सब बच्चों का भी 100 आ रहा है, तो उम्मीद है आपने कैलकुलेशन सही की होगी। मैं भी निकाल देता हूँ। हाँ बेटा, F0 आएगा 1/2L √T/μ। L मैंने 1 दिया है, T मैंने आपको 20 दिया है, म्यू इतना दिया है। ये कट जाएगा 4 बार, तो 4 को बाहर ले लो, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 10 की घात -4 को बाहर ले लो, 10 की घात -2 नीचे आएगा, ऊपर जाकर 100 बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। जैसे हमारी ये डोरी है, ठीक है, 1 मीटर लंबी है। अब मैंने क्या किया, एक तरफ से L/4 दूरी से इसको प्लग कर दिया। प्लग करने का मतलब वहां से पकड़ लिया मैंने, चोटी से पकड़ लिया। तो बच्चों L/4 दूरी पर हमने इसको प्लग कर दिया। ये मान लो यहां से इसको चोटी से पकड़ लिया ऐसे तार को। कितनी दूरी है बेटा ये? 25 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ अब इस पूरे तार में मूल आवृत्ति कितनी आएगी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर एक सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी से मैं इस तार को पकड़ लूं, प्लग कर दूं, तो इस तार में मूल आवृत्ति कितनी आएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? अंकित बेटा थोड़ा सा और ध्यान दो। कोई गड़बड़ लग रही है आंसर में अभी। जतिंदर का 400, प्रियंका का 400, ये आंसर सही है। मनीष कुछ गड़बड़ हो गई। 400 सही है बेटा आंसर। मैं बताता हूँ, देखो ढंग से सुनना बेटा। अगर आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी से तार को पकड़ लिया, प्लग कर दिया, तो जहां से आप तार को पकड़ोगे वो तो नोड बन जाएगा ना। इसका मतलब इस तार में इस तरह से वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, इस तरह से। इसमें 4 लूप बनेंगे बेटा, 4 लूप। ऐसे वाइब्रेशन होंगे क्योंकि आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी से उस तार को पकड़ लिया, तो वहां नोड बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 25 सेंटीमीटर λ/2 हो गया। तो लैम्बडा हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया बेटा। और वेलोसिटी अलग से निकाल लो, √T/μ। √T/μ 200 आएगा बेटा, वो कर लेना आप, मुझे ऊपर से दिख रहा है 200 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आएगा V/λ। V कितना है? 200, और लैम्बडा 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लो, 0.5 आएगा, तो ये 400 हर्ट्ज आएगा। अब आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों अगर आप इस तार को 25 सेंटीमीटर की दूरी से पकड़ लोगे, तो वहां पर नोड बनना जरूरी है, और 2 नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है।
अब क्वेश्चन शानदार बनाना ये। हेलो सर। सर ये फर्स्ट अब वाले का रिफर था ना? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो मैंने आपको थोड़ी बटरिंग करने के लिए दे दिया था, समझ गए? इससे पहले वाला क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो मैंने आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए ऐसे ही दे दिया। असली क्वेश्चन यही वाला था कि 1 मीटर लंबा तार है, उसमें टेंशन दे रखा है, म्यू दे रखा है और ये सब चीजें दे रखी है। फिर उसने कहा कि एक सिरे से, एक एंड से 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमने तार को प्लग कर दिया, तो बताओ तार में, वायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? तो बेटा इसका आंसर 400 आता है डायरेक्ट। हाँ बेटा, एक बच्ची और कुछ पूछ रही थी, बोलो क्या पूछ रहे हो? सर इसमें जो क्या बोलते हैं कि लूप्स बने हैं वो 4 लूप्स बनेंगे, ये कैसे पता चला? बेटा जब आपने 25 सेंटीमीटर से पकड़ा वहां नोड बना, तो इसका मतलब हर 25 सेंटीमीटर पर एक नोड बनेगा, तो आप पूरे 1 मीटर में लगा लो कितने बनेंगे। ओके समझ सर, गए बेटा? यस हाँ, सर। पहला नोड 25 पर बना, फिर 25 के बाद दोबारा बनेगा, फिर 25 के बाद बनेगा, तो नंबर ऑफ लूप 4 ही आएंगे बेटा इसमें, वो सिमेट्री से दिख रहा है हमें। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे पूछा करो आप लोग, वेरी गुड, लगे रहो इसी तरह से, लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बच्चों एक स्ट्रिंग है, उसमें 2 नोड्स के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, और अगली फ्रीक्वेंसी में, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में 2 नोड के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से समझाता हूं। एक तनी हुई डोरी को 2 क्रमागत आवृत्तियों में कंपन कराया, तो पहली बार 2 नोड के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर आई, और अगली हायर फ्रीक्वेंसी में, उच्च आवृत्ति में, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर आया। क्योंकि बेटा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे लैम्बडा कम होता जाएगा और लूप की लंबाई भी कम होती चली जाएगी। तो पहली फ्रीक्वेंसी में हमारे एक लूप की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और अगली फ्रीक्वेंसी में एक लूप की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है डोरी की कुल लंबाई कितनी है, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ बताना है कितना है। बच्चों क्वेश्चन समझो पहले, तब मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। हम किसी डोरी को 2 क्रमागत आवृत्तियों में कंपन करा रहे हैं, तो पहले वाली आवृत्ति में 2 निस्पंदों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, और अगली उच्च आवृत्ति में 2 निस्पंदों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो डोरी की कुल लंबाई बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अंकित तुरंत जवाब दे देता है, और अच्छा लगता है मुझे, इसके जवाब सही भी होते हैं। सही है बेटा, गुड। प्रांजल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आज आप लोग एक्टिव लग रहे हो, अच्छा लग रहा है। एक 144 बिल्कुल सही भाविया, गरिमा, भावना, वेरी गुड। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। बच्चों देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनके लिए है ये, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। कैसे किया पहले तो हम इस पर ध्यान दें, 144 कैसे आया। बच्चों जिन बच्चों ने 144 बताया है वो मुझे सॉल्यूशन बताएंगे एक बार, कोई भी बच्चा बता दो। बोलो ना।
सर सब लोग घपला किए लगता है। कॉपी पेस्ट किए हैं। बेटे इसमें क्या घपला करोगे? घपला तो बड़े वाले करेंगे यार। अभी ये छोटे छोटे घपलों में क्या घपला है? घपला तो हर्षद मेहसा जैसा करो कोई। ये छोटे छोटे घपले क्या करोगे? हाँ बेटा, कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो बेटा। फंस गई क्यों प्रियंका? दूसरे का कॉपी किया था क्या? नो सर, मैंने नहीं किया था। तो फिर फंस क्यों गई? बता कैसे आया आंसर 144? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा जिन्होंने आंसर बताया मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ, बाकी बच्चों को तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन जिन्होंने 144 बताया उनमें से कोई भी एक बच्चा बता दे 144 आया कैसे। सर अंकित से पूछ लो। अच्छा, तो मतलब बाकी लोगों ने ये मान लिया कि उन्होंने अंकित का कॉपी किया है। अंकित भैया इज्जत का सवाल है बेटा, बोल। हाँ सर, जिसका आया उसी से पूछो। जिसका आया है मतलब ये तुम मान रहे हो कि आया तो उसी का है, चीटिंग बाकी की है। सब चेप रहे हैं ना। मेरा तो बाकी आया सब मान गए टीपा है सर, पक्का। बाकी सब टीपा है। सर मैं हाँ, पहले बोला वही था तो मैं कह घपला रहा हूँ। किए सब लोग। बाकी सर तो कॉपी पेस्ट किए हैं सर। हाँ, इसका मतलब ये तो तुम लोग खुद मान गए कि बाकी लोगों ने तो कॉपी किया है। चलो ठीक है, आपकी ईमानदारी के लिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो भैया अंकित तू आजा सामने और बता भैया कैसे आया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देख थोड़ा सा बोल दे यार, मैं समझ जाऊंगा। ये बोलेगा नहीं है। सर वो भी कहीं चला गया। यार आ रही हो अंकित। बीच बीच में ऐसे पूछ बेटा, मैं तो खूब पूछता हूँ तुम लोगों से, मैं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराता हूँ। फिजिक्स वाला टीचर और बेचारा करेगा अभी क्या? गूगल किया होगा यार, गूगल करने के लिए इतना टाइप करना पड़ेगा, समझा करो। इतनी जल्दी गूगल कैसे आएगा? इसका आंसर ही बड़ी जल्दी आया। गैस किया होगा बेटा, गैस कैसे कर सकते हो? 144 ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो गैस की जा सके? चलो टाइम बहुत निकल गया, मैं बताता हूँ, सुनो। अब आप सुनो, सारी कन्वर्सेशन बंद करो। बेटा मैंने कहा एक लूप की लेंथ 18 सेंटीमीटर है। मान लो डोरी में n लूप बन रहे हैं। ढंग से सुनना बच्चों, अगर डोरी में n लूप बन रहे हैं n, और एक लूप की लेंथ हम जानते हैं 18 है, तो डोरी की लंबाई 18n होगी या नहीं होगी? पहले मुझे बताइए। क्या हुआ? एक बार फिर से रिपीट करिए तो सर। अरे मेरे भैया मैं डायग्राम बनाता हूँ, रुक। ये डोरी है, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, ऐसे ही बना रहा हूँ रफ, ऐसे रफ बना दिया हूँ। अरे मेरे भैया ये मैं कह रहा हूँ 18 सेंटीमीटर है एक लूप की लंबाई, और टोटल लूप कितने हैं? n। टोटल लूप कितने हैं बेटा? n। अरे तो n मतलब 1 2 3 4 5 6, इस डायग्राम में 6 है ना, लेकिन मुझे पता थोड़ी ना है कितने हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ लूप n हो और एक लूप की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो डोरी की लंबाई 18n होगी या नहीं होगी? बस यही तो पूछा है मैंने तुमसे। यस सर। यस सर। बस इतनी सी बात पूछी है। अब आगे चलो बच्चों, हम जानते हैं तनी हुई डोरी में अगली आवृत्ति में एक लूप बढ़ जाता है। आप देख लो, अपन ने जो कल थ्योरी पढ़ी थी उसमें देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक लूप था। पहली फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप हो गए, सेकंड ओवरटोन में 3 लूप हो गए, तो हर बार फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक लूप बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगली फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ लूप कितने हो गए? n+1। और एक लूप की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो डोरी की कुल लंबाई कितनी हो गई? 16 इंटू n+1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे भैया हाँ या ना? यस नहीं सर, आया यस सर। सर। नहीं आया सर। कौन सी बात समझ में नहीं आई? n+1 समझ में नहीं आई, या 16 से गुणा किया और l के बराबर किया ये समझ में नहीं आया?
यस सर सर, ये मेरे 16 को वाला n+1 वाला 16 था। वाला सर। भैया तनी हुई डोरी हमने पढ़ा ना, तो आपने ये ध्यान दिया हर उच्च आवृत्ति में एक लूप बढ़ जाता है। मूल आवृत्ति में कितने लूप थे? सर एक थे। एक। फिर प्रथम अधिस्वरक फर्स्ट ओवरटोन में कितने थे? सर 2 हो गए। सेकंड ओवरटोन में कितने थे? सर 3। इसका मतलब हर अगली फ्रीक्वेंसी में एक लूप बढ़ जाता है, पक्का? यस सर। सर तो पहले अगर n लूप थे, पहले वाले केस में n लूप थे, तो बेटा उससे अगली आवृत्ति में n+1 लूप होंगे ना। आ गया सर, हो गया, वैसे ही आ गया। अब पहले एक लूप की लंबाई 18 थी, तो टोटल लंबाई 18n हो गई। अब एक लूप की लंबाई 16 है, क्वेश्चन में लिखा तो है 16 है अगली बार, तो 16 को n+1 से गुणा करूंगा तो फिर लंबाई आ जाएगी। यस सर। सर अब इन दोनों को बराबर कर दो, मतलब 18n 16n+1 के बराबर होगा। बताओ n कितना आएगा? एन 8 सर 8 आएगा। 8 n 8 बराबर आएगा। 8 आएगा। 8 अब n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो l आएगा 18 गुणा 8 यानी कि 144 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन में साफ कहा था अगली उच्च आवृत्ति में लूप की लंबाई 16 हो जाती है, पहले 18 थी। समझ गए? यस सर। तो बच्चों हर बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक लूप बढ़ जाएगा, इसलिए तो लंबाई कम हो रही है लूप की, क्योंकि लूप की संख्या बढ़ रही है और डोरी की लंबाई फिक्स है। तो लूप की संख्या बढ़ाओगे तो लूप की लंबाई कम हो जाएगी। चलो बच्चों बहुत सवाल कर लिए यहाँ पर, अब हम ऑर्गन पाइप स्टार्ट कर देते हैं। लिखो ऑर्गन पाइप, हिंदी में भी इसे ऑर्गन पाइप ही कहते हैं बेटा। यार एक और क्वेश्चन कराने का मन तो कर रहा है मेरे, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने हैं क्या बताऊं। ए सोनोमीटर वायर रेजोनेट विद द गिवन ट्यूनिंग फॉर, सुन रहे हो आप? ये सर पीडीएफ दे दीजिए ना सर क्वेश्चन का। उससे मजा नहीं आएगा बेटा, बेइज्जती हो जाती है फिर। बताओ क्यों बोला ये बात में? सर ऐसा क्यों? घर पटकने के लिए नहीं देता मैं कभी भी चीजों को बेटा। बीच बीच में भी मैंने आपको बीच में कितने सारे वो देना शुरू किए थे, कभी किसी बच्चे ने एक भी क्वेश्चन मुझसे पलट कर नहीं पूछा आज तक। आपको डीपीपी दिए थे ना, याद करो बेटा। चीजों की इज्जत होना चाहिए, और इज्जत तब होती है जब हम उसे यूज करते हैं। आज तक डीपीपी का एक भी प्रश्न किसी बच्चे ने पलटकर मुझसे नहीं पूछा। इसका मतलब हम आपको देते हैं, आप पटक देते हो। पटक देते हो मतलब खोलते ही नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों का तो पीडीएफ ही नहीं खुला होगा आज तक। तो इसलिए क्लास में कर ले, अच्छा है, कम से कम क्लास में करने से कुछ तो आप कर ही रहे हो। तो चिंता मत करो, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। करवाइए सर क्वेश्चन। हाँ कराई दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, सुनो। फिर भी मैं आपको इस बार सोच रहा हूँ कुछ भेजूं, आजकल मैं देखता हूँ मैं, है ना। एक सोनोमीटर है बेटा हमारे पास, उसमें जो दो ब्रिज लगाते हैं ना बेटा, इनको ब्रिज बोलता हूँ मैं, दिखा रहा हूँ आपको सोनोमीटर का। ये दोनों ब्रिज कहलाते हैं, एक ब्रिज ये रहा, दूसरा ब्रिज ये रहा, है ना। तो बेटा सोनोमीटर में दो ब्रिज के बीच की जो दूरी है, सॉरी दो ब्रिज जो है उनके बीच में 5 एंटी नोड बनते हैं। सुना आपने? सोनोमीटर में जब हम 9 किलोग्राम द्रव्यमान नीचे लटकाते हैं 9 kg, तो दो ब्रिज के बीच में, एक ब्रिज ये रहा, दूसरा ब्रिज ये रहा, इन दोनों ब्रिज के बीच में 5 एंटी नोड बनते हैं। बेटा जितने एंटी नोड बनेंगे उतने लूप बनेंगे, हम जानते हैं। डायग्राम तो अच्छा नहीं बनेगा, ज्यादा बन गए, बहुत ज्यादा बन गए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 हो गए गलती से।
तो वो कह रहा है 5 एंटी नोड बनते हैं, यानी कि दोनों ब्रिज के बीच में 5 लूप बनते हैं। सुन लो, ये डायग्राम मत बनाना, इसमें ज्यादा बन गए मुझसे। अब आगे सुनो क्वेश्चन। वो कह रहा है यदि हम, ठीक है, इस द्रव्यमान मास को चेंज कर दें, कैपिटल एम कर दें, तो 3 एंटी नोड बनते हैं ब्रिज के बीच में। कितने बनते हैं? 3 लूप। पहले 5 लूप बन रहे थे, अब 3 लूप हो गए। पहले द्रव्यमान 9 किलो था, अब कैपिटल एम है। तो बताओ कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आएगी? सर मतलब 3 जब लूप बना था उसमें एम की वैल्यू बताइए। हाँ हाँ, पहले 9 किलो था तो दोनों ब्रिज के बीच में 5 लूप बन रहे थे। अब मास चेंज कर दिया तो अब 3 लूप बन रहे हैं। तो आपको बताना है ये एम कितना है। बच्चों इस बार टेस्ट का सिलेबस टीचर से और पूछ लेना, मैं भी पोस्ट कर दूंगा। मेरा सिलेबस तो आप सुन लो यार, ये भी एक अच्छा डिस्कशन है, जरूरी है करना। तो वेव मोशन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल और परसों मिलाकर। तो वेव मोशन आएगा। ऐसा करते हैं, एसएचएम और एसी भी थोड़ा थोड़ा फिर से दे देते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, एसी आएगा, एसएचएम आएगा, वेव आएगा। वेव ज्यादा आएगा क्योंकि ये पिछले टेस्ट में नहीं आया। ये दोनों कम आएंगे, वेव ज्यादा आएगा। और बैक पोर्शन में क्या दें, अब आप बोलो। वैसे बैक पोर्शन में मैं इस बार ये देने की सोच रहा हूँ, इलेक्ट्रो, करंट और एसी, ओ सॉरी, करंट और कैपेसिटर। ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं सर, हो जाएगा। सर एक चैप्टर दे दीजिए बैक पे। नहीं, बैक में ये तीनों सही है, कम करूं? कम करिए सर। सर कैपेसिटर बस दे दीजिए। सर कैपेसिटर का नहीं मतलब बेटा, हटा। करंट और कैपेसिटर तो साथ में रखेंगे, फिर दोनों हटा देते हैं, अगली बार दे देंगे। सर तो रहने दीजिए। नहीं, अगली बार दे देंगे। वैसे मेरे इलेक्ट्रो काफी बड़ा चैप्टर है, हाँ सर, तो बड़ा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे देते हैं बैक पोर्शन में। तो ये सिलेबस नोट कर लो आप मेरा। तो सर बायो का भी आप ही बताओगे क्या? सर अभी नहीं बायो आ का, रहे हैं। हाँ बेटा बायो, पता है अभी सर की रिपोर्ट नहीं आई, पर सर के सिम्टम्स सारे कोरोना के सर अभी ठीक है। नहीं ठीक तो है, गला खराब हो रहा है तो क्लास इसलिए ले नहीं पा रहे वो। और फिर बेटा जब आदमी अनवेल होता है ना, तो चलने फिरने का मन भी नहीं करता, बोलने का मन भी नहीं करता। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तब क्लास ले लेंगे। तो बायो में मैं पूछ कर सर से आपको जब लिख कर टेक्स्ट कर दूंगा, ग्रुप पर देख लेना। और फिजिकल में सर से पूछ लो बेटा क्या दे रहे हैं, और इनऑर्गेनिक में सर से पूछ लो। सर एबी सर कब आएंगे, क्योंकि उनसे बात हुआ था तो ठीक ही लग रहे थे वो। बेटा अभी एबी सर, हाँ अभी आपको बता दूं, एबी सर तो एडमिट भी होना पड़ा होगा कब? एबी सर को एडमिट भी होना पड़ा। अभी कल परसों ही छुट्टी हुई है उनकी हॉस्पिटल से, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बाकी केमिस्ट्री करो, उनका तो वैसे भी सिलेबस हो ही गया है, एक है ना, थोड़ा सा ही टेस्ट बचा कब है। है सर? टेस्ट संडे। संडे को है। सर आप ठीक हो गए? हाँ आप सही है वो, बस लेकिन रेस्ट की जरूरत है अभी, है ना। तो टेस्ट इस संडे को है बेटा। मेरा सिलेबस नोट करो, इनऑर्गेनिक का अभी इस क्लास के बाद अगली क्लास में पूछ लेना सर से, और फिजिकल का भी सर से पूछ लो, और मैं भी उनसे पूछकर और आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। चलो अब मिटा रहा हूं इसको। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। बोलो।
बेटा अगर कुछ लोगों ने इसका आंसर पहले लिखा हो तो दोबारा लिख देना, क्योंकि वो ऊपर चला गया होगा। ये इतनी खामोशी क्यों हो गई? पच्चीस किलोग्राम चरणजीत का, ठीक है। और बच्चे? बस एक ही बच्चे ने जवाब दिया अभी तक। कैसे एकदम भाग जाते हैं बात करते करते। अभी तो सब बोल रहे थे, अब भाग गए। क्वेश्चन की बारी आई, भाग जाओ। मैं बताऊंगा भैया क्या करूं। देखो बेटा, दोनों ब्रिज के बीच की दूरी L पहले केस में कितनी है? पहले केस में L है 5 λ/2, इसको λ1 लिख देते हैं ना। और दूसरे केस में ये है 3 λ/2, इसको λ2 लिख देते हैं। हमने ब्रिजेस को तो अपनी जगह से खिसकाया नहीं है, तो पहले जो 5 λ/2 था बाद में 3 λ/2 हो गया। इसका मतलब λ1/λ2 3/5 आ गया। बच्चों फ्रीक्वेंसी तो बदली नहीं है, ट्यूनिंग फोर्क हमने वही काम में लिया है। तो लैम्बडा V/F होता है, याद रखो। फिर से बोल रहा हूं, लैम्बडा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो λ1/λ2 V1/V2 आ जाएगा। तो V1/V2 3/5 हो गया, क्योंकि V बराबर F लैम्बडा होता है, F दोनों में सेम है। और V जो होता है वो √T के प्रोपोर्शनल होता है। तो V1/V2 को मैं √T1/T2 लिख सकता हूं। 3/5 हो गया, स्क्वायर कर दो। T1/T2 आ गया 9/25। अब बच्चों T1 हमें दिया हुआ था 9 किलोग्राम, तो T बराबर स्मॉल mg T1 और T2 बराबर कैपिटल mg 9/25। G से G काट दो तो कैपिटल M आ जाएगा 25/9 इंटू स्मॉल m, और स्मॉल m हमारा 9 किलो था, 9 से 9 कट गया तो कैपिटल M आ गया 25 किलो। तो जिसने 25 बताया चरणजीत का, वो आंसर सही है। तो बेटा आंसर आएगा 25 किलोग्राम। अब बस इस क्वेश्चन के बाद मैं ऑर्गन पाइप स्टार्ट कर रहा हूं। थ्योरी आज डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्गन पाइप की क्वेश्चन कल कर लेंगे। राजीव सर बेटा पॉजिटिव है। आ गया रिपोर्ट। हाँ अभी मैसेज आया। तो 15 दिन देखो अभी फिर लगने भी वाला बायो। नहीं, घर से अगर ले लेंगे तो हो जाएगा काम, हम लोग भी घर से ही ले रहे हैं।
तो अगर घर पर अरेंजमेंट हो गया तो देखते हैं, बात करूंगा। पहले तो सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, उसके बिना तो कहीं भी क्लास नहीं हो सकती। ये सर उतना ज्यादा कोर्स भी नहीं बचा है बायो का, 10 चैप्टर और है तो वो बच्चे के छोटे छोटे हैं तो हो जाता है। कोई नहीं बेटा, वो तो हम लोगों ने मई एंड को में फिक्स किया था, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल थोड़ी ना है। अपने एग्जाम तो अगस्त में है, तो थोड़ा बहुत जून में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर अपना भी शायद जून चला गया लगता है। ज्यादा नहीं, मेरा मतलब बाकी सब्जेक्ट में तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत आएगा, फर्क पड़ेगा तो एक हफ्ते का फर्क पड़ सकता है, देख लेंगे। क्या करें बेटा, उस समय है ना बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, पूरे इंडिया में बहुत हालत खराब है। मेरे मामा जी चले गए बेटा कल, सबसे छोटे थे वो भाई बहनों में, मेरे मम्मी में। उनको एडमिट कराया परसों, और इस समय लापरवाही बहुत खतरनाक है। चलो गलत टॉपिक स्टार्ट हो गया। बेटा बहुत माहौल खराब है, आप लोग भी ध्यान रखो अपना। मतलब घर में एकदम बंद हो जाओ, नजर बंद बोलते थे ना पुराने लोग, वैसा हो जाओ। घर में पढ़ो बैठकर आराम से, कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का बारे में सुन रहे हैं, हमारे एक साथी हैं जो हमारे साथ 20 सालों से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, उनके मम्मी पापा दोनों चले गए कोरोना से अभी रिसेंटली। चलो बेटा वापस आते हैं, वरना हम थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे फिर, है ना। तो ऑर्गन पाइप के बारे में थोड़ा बहुत आज पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम तो बचा भी नहीं है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूं मैं। बच्चों दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों सिरों से खुला होता है, ऐसा पाइप होता है ना जो दोनों सिरों से खुला होता है, वो ओपन ऑर्गन पाइप कहलाता है। दूसरा होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वो होता है जो एक तरफ से खुला होता है, दूसरी तरफ से बंद होता है। सुन रहे हो, एक तरफ से खुला होता है बेटा, दूसरी तरफ से बंद होता है, उसे हम क्लोज ऑर्गन पाइप कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने कई बार, अब तो आजकल पेन की कैप नहीं आती, ढक्कन नहीं आता पेन का, वरना पेन की कैप लेकर हम उसमें फूंक देते हैं ना तो आवाज आती है ना। कर किया है ऐसे, मेरे पास है नहीं इस समय कैप। हाँ, पेन की कैप्स को ऐसे फूंक देते हैं तो उसमें से विसिल की आवाज आती है। तो वो, हाँ, वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। विसिल जो होती है सीटी, वो भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। आप है ना किसी कप में पानी भरकर उसे चम्मच से बजाओ, अच्छी आवाज आएगी, और पानी का लेवल चेंज करो तो आवाज बदलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। वो भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। बांसुरी जो होती है फ्लूइड, वो ओपन ऑर्गन पाइप है बेटा। ओपन ऑर्गन पाइप पर आधारित जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी आवाज ज्यादा मेलोडियस होती है, ज्यादा सुरीली होती है, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के कंपैरिजन में। तो बस बच्चों वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, 5 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो आप लिख लो, ये वाली बात लिखो। एक ऐसा पाइप जो दोनों सिरों से खुला हो, उसे ओपन ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप कहते हैं। लिख लो, ए hollow pipe open at both ends is called open organ pipe. A hollow pipe open at both ends is called open organ pipe, and a pipe which is closed at one end
a pipe which is closed at one end is called closed organ pipe। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखी लोगे, तथा ऐसा पाइप जो एक सिरे से बंद हो उसे बंद ऑर्गन पाइप कहते हैं। अगली लाइन लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, जब ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंगे बनती हैं पहले हिंदी में लिखवा देता हूं, जब ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंगे बनती हैं तो खुले सिरे पर प्रस्पंद तथा बंद सिरे पर निस्पंद बनता है। खुले सिरे पर प्रस्पंद तथा बंद सिरे पर निस्पंद बनता है। इंग्लिश में लिखो बेटा, when standing waves are formed in organ pipe, when standing waves are formed in organ pipe, comma, there is always antinode at upper end there is always antinode at open end and node at closed end। and node at closed end। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है, बंद सिरे पर हमेशा निस्पंद बनेगा, क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनेगा, क्योंकि वहां के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकते, और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनाना है, प्रस्पंद बनाना है। इन बातों का ध्यान में रखकर अब हम आगे एक बार क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे, फिर ओपन ऑर्गन पाइप को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज वो डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर सकते, समय हो रहा है, तो बाकी के डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर याद दिलाऊं, सर लोगों से टेस्ट सिलेबस ले लेना, बायो का मैं आपको बता दूंगा, और बाकी सब्जेक्ट एक बार आप सर से पूछ लो, बाकी फिर मैं टेक्स्ट भी कर दूंगा। चलिए बेटा, थैंक यू हाँ सर। बेटा, पीडीएफ तो बेटा मैंने कल भी भेजा था, पीडीएफ कल भी भेजा है, आप उस वाले ग्रुप में देखो, आपके डिस्कशन ग्रुप में मत देखो, आप उसमें SNPTC नीट ऑनलाइन वाले ग्रुप में देखो, कल भी मैंने पीडीएफ भेजा है, आज फिर भेज दूंगा। ठीक है सर, इनऑर्गेनिक का भी डालो ना पीडीएफ। सर से बोलो ना बेटा, भेज देंगे, सर मुझे भेजेंगे, मैं आगे भेज दूंगा। एक बार अभी सर सर को बोलना बोले क्लास में। थे, बोले तो थे हम चलो लोग, मैं बात तो करता हूँ, बोलते मैं मिल जाएगा करके बस बोले थे सर। ऐसे तो बेटा आप क्यों पीडीएफ के चक्कर में पढ़ रहे हो, जब हम बोर्ड पर पढ़ाते थे तब कौन सा पीडीएफ आता था। आप सर नोट्स और बनाओ ना अच्छे से। सर चलो इनऑर्गेनिक में ना कुछ कुछ छूट जाता है कभी कभी, बाकी में नहीं लगता, इनऑर्गेनिक में बस लगता है जरूरत। चलो मैं बात करता हूँ, वीडियो है ना? देख लेना, कितना वीडियो देखेगी बहन बार बार जा जाके तू यार। अच्छा बाबा ठीक है, मैं बात, ठीक है सर ऑर्गेनिक का क्या बोलते टेस्ट सिलेबस भी? ऑर्गेनिक नहीं देंगे बेटा इस बार, केमिस्ट्री में बाकी दोनों देंगे, ऑर्गेनिक नहीं देंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, चलो थैंक यू सर। बाय।